माननीय ब्रजेश पाठक जी कहते हैं हमारी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए। सीएम ने आपसे ये कहा कि मेरी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए। जब मैं बसपा में था तो माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, जब वो बीजेपी में आए तो हमारी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हुआ। आप 8 लोकसभा सीटों के बाद सहमत हैं बीजेपी से गठबंधन करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो जो भी व्यक्ति पूर्वांचल में कदम रखने जाता है तो राजभर की हलचल उसको सुनाई देने लगती है। आप ब्रजेश पाठक साहब के साथ एक ही गाड़ी में चुनाव वोटिंग करने पहुंचे, तो उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं गया उनके घर तक। ये सत्य। उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद हो रही है कि राजभर साहब 8 लोकसभा सीटों की डिमांड पर हैं और उसके बाद सहमत हो जाएंगे भाजपाई होने के लिए। नहीं, आपने जब फोनों पे बात की थी तो मैंने उस बात को जिक्र किया था कि अखबार में एक समाचार छपा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी से ज्यादा कारगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी है। कि अखिलेश या योगी कौन है आपके लिहाज से बेहतर ऑप्शन एसबी-एसपी के लिए? तो आपकी सरकार थी तो आपने शराबबंदी पर बैन क्यों नहीं लगाया? क्या कारण था? आखिर में एक मुख्यमंत्री नीतीश जी भी तो हैं, वो क्यों बैन लगा दिए? आज तक मुसलमान को ये डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए? बहुत मसीहा बनते हैं। और विधानसभा चुनावों में नाकाम हुए जब अखिलेश यादव, तो आपका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था कि एसी में बैठे रहने से सत्ता नहीं हासिल होती है। और आज एसी से जो निकले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकले, अभी पूरा नहीं निकले हैं। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में अखिलेश से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। जयंत भी गलत है, खाली इस देश में, इस प्रदेश में अखिलेश जी सही हैं। जनरल कास्ट का सरोकार और हित राजभर साहब ध्यान नहीं रखते। आधी आबादी महिलाओं की लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें हो जाए तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें नहीं आती हैं? अगर नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें नहीं आती हैं? मैं पार्टी बनाया 2002 में, तभी से मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। अच्छा, लव जिहाद का मुद्दा भी आजकल बड़ा जोर शोर से उठ रहा है आजकल। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर 20 दिन 25 दिन पर एक मुद्दा लाया जाता है। आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर एक बड़े तबके को सख्त आपत्ति हो गई है। लेकिन आजकल फैशन हो गया है कि फिल्म बन गई, बस वहाँ चले गए, अपना उदस्तक किए, ले जाओ दिखाओ। पर्चा दिखाकर भविष्य बता देने का दावा करते हैं। ऐसे चमत्कारी संतों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत बाबा हम देखे हैं, बहुत चमत्कार देखे हैं। राम रहीम को देखा, जेल में काट रहे हैं, मजा काट रहे हैं। उनके कई बाबाओं को देखा जो जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल आपने किया तो सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के कार्यकाल में था। तो अभी जो आपने ये 3 मिनट का ट्रेलर देखा, अब आप पूरी पिक्चर देख पाएंगे। एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी TV9 के साथ मौजूद हैं जिनका सूबे की सियासत के लिहाज से आप जितना भी विरोध करें या फिर समर्थन करें, लेकिन अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर साहब। बहुत स्वागत आपका TV9 पर। थैंक यू सर। जी, जो मैंने अभी आपका इंट्रो दिया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर साहब, क्या चाहते हैं इस इंट्रो में आपके कुछ और ऐड ऑन हो भविष्य में? इतना काफी है जी, और सवालों की ओर बढ़े हैं। सबसे पहले तो आप राजभर साहब ये बताइए कि जो परसों से मीडिया हाउस में हेडलाइन चल रही है कि अब आप भाजपाई होने वाले हैं, उन्हें पुष्ट कीजिए, क्या कुछ समझौता होने वाला है? देखिए, जो खबरें चल रही हैं वो खबर निराधार है। हमारी कोई मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई बनारस के सर्किट हाउस में। समय था 8:30 बजे मैं भी गया और 8:45 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आए जी। और लंबे समय करीब 6 महीने के बाद मैं बनारस सर्किट हाउस जाके रुका। और जो टीवी चैनलों पे जो फोटो दिखाई जा रही है मिलने का जी, वो फोटो लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास की फोटो है जी। और वो उस समय की फोटो है जब हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजी। 4 महीना बीत जाने के बाद जब नहीं भेजा गया, तब मैं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उसी समय की वो फोटो दिखाई जा रही है। अच्छा, यानी आप इस खबरों को खारिज करते हैं कि आपकी मुलाकात अभी हालिया इस दौरान आपकी नहीं हुई है
योगी आदित्यनाथ जी के। लेकिन इस तरह की खबरें कहां से वजूद में आती हैं एक के बाद एक, और क्यों ओम प्रकाश राजभर साहब ही टारगेट पर रहते हैं इस तरह की प्लान्ड खबरों में? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है जी। जब देश की राजनीति की बात होती है तो जो भी व्यक्ति पूर्वांचल में कदम रखने जाता है तो राजभर की हलचल उसको सुनाई देने लगती है। प्रदेश की राजनीति में जब चुनाव आता है, अगर वो जाता है उधर तो उसको हलचल सुनाई देती है राजभर की। अभी आपने देखा कि एमएलसी का चुनाव, बड़े वोट वाली पार्टियों का चर्चा नहीं, लेकिन राजभर की चर्चा। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में देश का चुनाव था, किसी की चर्चा नहीं, लेकिन राजभर की चर्चा। तो क्योंकि एक अपना जनाधार है, लोगों को विश्वास है कि नहीं, हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, लोग भारतीय समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, इस नाते लोग चर्चा में लिए रहते हैं कि राजभर जी हमारे साथ हैं। इसी वजह से चर्चा बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में जब मैं बसपा में था तो माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, जब वो बीजेपी में आए तो हमारी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हुआ। फिर जब हम बीजेपी छोड़ दिए, फिर चुनाव हुआ, हम एमएलए हैं, वो डिप्टी सीएम है, तो मुलाकात होती रहती है। माननीय केशव मौर्य जी से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि मिनिस्टर में था तो वो लोग मंत्री थे साथ में। माननीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे बलिया में हम रहते हैं, बलिया से चुनाव जीते हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलते रहते हैं। ये मुलाकात की वजह से लोग चर्चा में लिए रहते हैं, और कोई बात तो नहीं है। ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात का आपने जिक्र किया, संपर्क का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में यह भी छपा कि निगम चुनावों के दौरान आप ब्रजेश पाठक साहब के साथ एक ही गाड़ी में चुनाव वोटिंग करने पहुंचे, और उस दौरान ये भी अटकलें लगने लगी। इस आपके जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं जो आपको कवर करते हैं, वो ये दावा करने लगे कि ब्रजेश पाठक साहब को काम पर लगाया गया है कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी भाजपाई बनाया जाए। नहीं, देखिए, दो बातें। जैसे आपने कहा कि ब्रजेश पाठक जी की गाड़ी में बैठ के गए, ये बात गलत है। हाँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी गए पहले वोट डालने, उसके बाद माननीय ब्रजेश पाठक जी गए वोट डालने। तो हम लोग को भी कार्यक्रम में जाना था, तो हम भी अपने 500 समर्थक वोटरों के साथ हम लोग भी पहले वोट देने का प्रयास किए, पहुंच गए तो मिल गए गेट पर ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने कहा कि चलिए भाई, साथ वोट दिए जाएंगे। बिल्कुल चलिए, हमको कहा। तो साथ हम लोग गए, निकले तो हमने कहा कि यार 2 जगह फोन करना है, कहाँ देख नहीं रहे, मीडिया घेरी है, कहाँ फोन करोगे? हम कहे चलो आपके साथ आपकी गाड़ी में आपके घर चलते हैं, वहीं फोन कर लेते हैं। तो उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं गया उनके घर तक, ये सत्य, और वहां जाके फोन करवा के फिर हम चले आए। यही रहा आपके एमएलसी चुनाव की घटना का। तो जब इतनी करीबियां हैं, इतना याराना है, तो क्यों ना इस याराना को सियासी तौर पर भी आगे बढ़ाया जाए साथ आकर? नहीं, देखिए, हमको किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। हमको विचारधारा, हम जिनके लिए लड़ते हैं, जैसे आप तेलंगाना की शिक्षा नीति आप देख लीजिए कि वहां 1972 से 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले हैं, केजी से पीजी तक। गरीबों के बच्चों को निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दी जा रही है। वही व्यवस्था हम यूपी में चाहते हैं। आज आप उठा के देखिए, गुजरात है, बिहार है, पांडिचेरी है, वहां शराब बंद है, तो फिर उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद हो रही है? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो फिर उत्तर प्रदेश में या भारत देश में गरीबों का इलाज फ्री क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो जातिवार जनगणना की बात नहीं करती हैं, सत्ता से बाहर होती हैं तो सभी पार्टियां जातिवार जनगणना की याद करती हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, हर पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है। हम कहते हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि आधी सीटें लोकसभा विधानसभा में इनकी जो है आरक्षित कर दिया जाए, ताकि ये खुद कानून अपनी सुरक्षा के लिए बनाने, अपने हित के लिए बना लें। नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं की, आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, ताकि ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें इनकी आरक्षित हो जाए, ताकि ये अपनी नौकरियों में जो है
ये वहाँ शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। ये पढ़ लिख करके जब हमारी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन करके, डीआईजी, आईजी बन करके निकलने लगेंगी, तब इनके ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग या तो घर में घुस जाएंगे या अत्याचार जुल्म जाति करना बंद कर देंगे। इस बात को लेकर के हम, जैसे भारत का एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, हम शुरू से कहते हैं कि इस प्रदेश को 4 भागों में बांट दीजिए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो हम भी तो चाहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, मध्यांचल, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड के नाम से 4 राज्य बना दिए जाएं उत्तर प्रदेश में, ताकि प्रदेश का और व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो मुद्दे जो हमारे इन चीजों को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। अब देखिए, राजनाथ जी के समय से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट गठन हुआ, कमेटी का रिपोर्ट आई, तब से रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। फिर मैं 2017 में गया तो माननीय अमित शाह जी से बातचीत तो हुआ कि रिपोर्ट लागू होगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सदन में कहा लागू करेंगे। तो ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% रिजर्वेशन का जो बंटवारा है, 7, 9, 11 का जो कमेटी ने बंटवारा किया उसको लागू कराने का, इन मुद्दों को लेकर के हम परेशान रहते हैं और पार्टियां वोट की बात करती हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, आपने अपनी मांग का जिक्र बखूबी किया, लेकिन एक खबर, आपका ये भी बयान वजूद में आया बीते रोज कि आप 8 लोकसभा सीटों के बाद सहमत हैं बीजेपी से गठबंधन करने के लिए, क्या ये सच है? देखिए, राजा को पता है नहीं मुसहर बन बांटले, कहावत है हमारे बनारस की तरफ पूर्वांचल में जी। अभी समझौते को लेकर के बीजेपी के किसी नेता से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे माननीय दयाशंकर सिंह जी से मिलता हूं तो कहते हैं हमारी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी कहते हैं हमारी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए। आपसे कहा डिप्टी सीएम साहब ने, आप माफ कीजिएगा रोक रहा हूं आपको, डिप्टी सीएम ने आपसे ये कहा कि मेरी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए? सभी लोग, जितने विधायक मिलते हैं सब कहते हैं, पूर्वांचल के सैकड़ों विधायक हमसे कहते हैं, पश्चिमांचल के विधायक जो बीजेपी के सब कहते हैं, सांसद कहते हैं कि समझौता कर लीजिए। हम कहते हैं भैया समझौता आप लोग नहीं ना करोगे, पार्टी के जो मालिक लोग हैं, जो किया है उनसे बात होगी कि आप लोग करोगे, आपसे समझौता थोड़ा हो सकता है। हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है, जब उसको कोई माने तब ना समझौता होगा। जी, और 8 लोकसभा सीटों की बात कहां से आ गई कि राजभर साहब 8 लोकसभा सीटों की डिमांड पर हैं और उसके बाद सहमत हो जाएंगे भाजपाई होने के लिए? नहीं, देखिए, हमारी 8 की हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है। देखिए, एक चर्चा शुरू हुई, बीजेपी ने एक सर्वे कराया कि पूर्वांचल में कौन कौन सी सीटें वो बीजेपी हारी है। तो वो सीटें जैसे गाजीपुर की है, जौनपुर की है, लालगंज की है और घोसी की है, इस तरह की जो सीटें हारी थी, तो उन सीटों पर जो सर्वे आया तो बीजेपी ने ये कहा कि सर्वे में आया कि एक राजभर अगर हमारे साथ आ जाएं तो हम ये सीटें जो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी पर हमने कहा कि भाई देखिए, हमने 22 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तो 15 लोकसभा सीटों पर हमको कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, इस तरह 15 लोकसभा सीट पर लड़े। तो जहाँ 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख तक वोट, जहाँ 2 सीट मिली 2 लाख के ऊपर वोट पाए, कहीं 1.5 लाख वोट पाए, कहीं 1 लाख, 1.25 लाख वोट पाए। तो इस तरह हमने 15 लोकसभा सीटों का जिक्र किया कि भाई ये 15 तो प्रमाण है। लेकिन वहीं जब हम आजमगढ़ में लड़ते हैं, आजमगढ़ की लोकसभा पर, लेकिन लालगंज में हमको सीट नहीं मिली थी, हम नहीं लड़ पाए। वहीं हम जो है देवरिया में नहीं लड़ पाए, हम महाराजगंज में लोकसभा नहीं लड़ पाए, हम खलीलाबाद लोकसभा नहीं लड़ पाए, हम बहराइच लोकसभा नहीं लड़ पाए, हम श्रावस्ती, इस तरह जो है 17 लोकसभा सीटों पर हमको सीट नहीं मिली, नहीं लड़ पाए। वहीं से ये मामला गरमाया है, तब से कोई 8 सीट, कोई 28 सीट, कोई 22 सीट, कोई 15 सीट, जो जौने चर्चा कर रहा था जी। और कई अखबारों ने यह भी छापा कि बीजेपी पहले आकलन करेगी कि किन सीटों में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव ज्यादा है, उसके बाद ही वो लोकसभा की टिकटों का वितरण करेगी। आज की प्रमुख हेडलाइन सूबे की सियासत के लिहाज से ये थी। जी है, देखिए, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। आप अगर फैजाबाद ज्यों प्रवेश करेंगे, लखनऊ से चलें, फैजाबाद ज्यों एंट्री करेंगे तो आपको आंच आने लगेगी भारतीय समाज पार्टी की, एक हलचल आपको सुनाई देने लगेगी। आप चाहे बस्ती जाएं, बहराइच जाएं, गोंडा जाएं, आजमगढ़ जाएं, चाहे बलिया जाएं,
बनारस जाए, चंदौली जाए, मिर्जापुर जाए, प्रतापगढ़ जाए, चाहे अंबेडकर नगर जाए, जहां भी पूर्वांचल के 28 जिले में आप जहां जाएंगे आपको ओम प्रकाश राजभर की हलचल तो मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि ओम प्रकाश की ताकत कोई कम आंकता है, कोई ज्यादा आंकता है, कोई नहीं आंकता है, ये भी बात है। क्योंकि लंबे समय तक पिछड़ों के नेता बन करके जो रहे, जो दलितों के नेता बन के रहे, दूसरा कोई नेता पिछड़े दलित का न पैदा हो, ये प्रयास लोगों का हमेशा रहा, जिसका खामियाजा जो पार्टी बना करके हमारे नेतागण छोटी पार्टी बना करके पंजीकृत करा के काम कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। उसी दिक्कत में हम भी हैं जी। और इसके पहले मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी TV9 के लिए, आपने रिएक्शन दिया था इस हवाले के साथ कि मैंने ये सवाल किया था आपसे कि कई लोकसभा सीटों में राजभर का प्रभाव है, और बीजेपी का ही उस दौरान भी आपने सर्वे का जिक्र किया था। तब उस दौरान फ़ोनों के दौरान आपने जयंत चौधरी जी का भी जिक्र किया था और कहा था कि जयंत चौधरी से काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं ओम प्रकाश राजभर। ऐसा बीजेपी का सर्वे है, इसलिए जयंत से ज्यादा नजरें ओम प्रकाश राजभर साहब की ओर हैं। जो अखबार में खबर छपी थी, जैसे आपने बताया, तो उसी तरह अखबार में खबर हमने भी पढ़ी थी। उसी बात को मैंने, आपने जब फोनों पे बात की थी तो मैंने उस बात को जिक्र किया था कि अखबार में एक समाचार छपा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी से ज्यादा कारगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी है। एक खबर छपी थी, उसी खबर का जिक्र हमने आपसे की थी जी। तो आप कुल मिलाकर ये मानते हैं कि बीजेपी आपकी ओर देख रही है और प्रलोभन दे रही है लगातार कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द भगवा पार्टी में शामिल किया जाए। अब सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे दो टूक ये कि अखिलेश या योगी, कौन है आपके लिहाज से बेहतर ऑप्शन SB/SP के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो अभी आज के तारीख में तो बड़ा चेहरा तो माननीय योगी जी का है जी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं जी। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों की तुलना में तो योगी जी बड़े मुख्यमंत्री हैं और बड़े चेहरे हैं जी। तो तुलनात्मक तौर पे योगी जी आपकी प्राथमिकता ज्यादा है SB/SP के भविष्य के लिहाज से? हमारी भविष्य के लिए नहीं, जो आपका सवाल है उसके लिए बड़े हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आजकल आप बैन हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से, ऐसी खबरें भी हैं। तो खुद अपने मुखमंडल से ये खबर पुष्ट कर दें। नहीं, समाजवादी पार्टी का जो बैन लगा वो अति पिछड़े अति दलित के लिए बैन लगा। वहाँ यादव को छोड़ करके गड़रिया, कुंदी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटिक, पासी, आरकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, पाल, बिंद, नाई, गोड़, कुम्हार, लोहार, धोबी, धरकार, पासी, खटिक, लोहार, तमाम जातियों के लिए बैन लगा दिया कि यहाँ हक की बात न करो, यहाँ गुलामी की बात करो, आप हिस्सेदारी की बात करो, आप भागीदारी की बात मत करो, आप समाज में जागृति पैदा मत करो, आप सिर्फ समाजवादी पार्टी जो कहे उसी को मानो, लेकिन अपनी बात आप मत कहो। इस बात के लिए बैनर लगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ना किसी के बैनर से डरने वाला है, ना किसी के तोप से डरने वाला है। ओम प्रकाश राजभर धरती पर अगर डरता है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरता है और किसी से डरता नहीं है। अब जो बैन उन्होंने लगाया उसका खामियाजा मिलता जा रहा है। देखिए, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आपने देखा कि बैन लगाने के बाद हुआ क्या, 28 साल वाले जो MLC का पर्चा भरवा दिया 28 साल उम्र वाले का, और रिजल्ट क्या पाए, जो उनके नवरत्न थे, नवरत्न लोग भी दस्तखत किए और अखिलेश जी भी दस्तखत किए थे प्रस्तावक में, और खुद MLC रहे हैं लोग, और 28 साल वाले को बना दिए। जब ये खुद मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात याद नहीं आई। ये बात ओम प्रकाश राजभर की इन समाजवादियों को चुभती है। जब ये सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई, ये बात उनको चुभती है। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे, उसको लागू नहीं किया। इस बात को हम बोलते हैं तो ये बात उनको चुभती है। जब गुजरात, बंगाल, बिहार में आप गरीबों के हित की बात करते हो, पिछड़े दलित शोषितों के उत्थान की बात करते हो, तो आपकी सरकार थी तो आपने शराबबंदी पर बैन क्यों नहीं लगाया? क्या कारण था? आखिर में एक मुख्यमंत्री नीतीश जी भी तो हैं
वो क्यों बैन लगा दिए? वो जातिवाद जनगणना सरकार में होते हुए उन्होंने क्यों घोषणा कर दिया, धन भी ऐलान कर दिया, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? इस बात को कहने के नाते समाजवादियों को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर सही बात बोल रहा है, इस नाते कहीं समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी का साथ कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ न चले जाएं, इस नाते वो बैनर लगा लगा के दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके विरोधी इस वक्तव्य के बाद ये कहने लगेंगे कि कहीं ना कहीं कोई सियासी दबाव है ओम प्रकाश राजभर पर, कि अभी भी इस सवाल पर जब उनसे योगी और अखिलेश की तुलना की बात कही तो वो 10-10 सेकंड का पॉज लेकर सोचते हैं पहले कि मुझे अखिलेश के विरोध में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्या इतना विरोध है तो खुलकर क्यों नहीं मैदान में उतरते हैं राजभर साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं? नहीं, देखिए, हम साफ साफ बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से अति पिछड़े अति दलितों का शोषण किया है। 27% रिजर्वेशन का बंटवारा किया होता तो आज राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला होता, आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार होता, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर होता। जो पिछड़े वर्ग में जो जातियां आती हैं उनको भी हिस्सा मिलता, लेकिन नहीं किया। इसलिए ये बात बुरा लगती है उनको, ये क्यों बोलते हैं। आज वो समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, पुलिस की भर्ती में कितने लोगों को दिया? आज उठा के देखिए, 18% वोट मुसलमान देता है उनको। जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो दूसरे का क्या होंगे ये लोग? अगर ये बात कहिए तो उनको बुरा लगता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं। भाई, आज ये कटु सत्य है कि 38% नौकरियों में आजादी के बाद मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने इतना विकास किया और सपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं रह गया है। ये बात बुरा लगती है। आज क्या जरूरत है कर्नाटक के चुनाव को देखिए। हम छोड़ दीजिए कर्नाटक, हम यूपी के, आज तक मुसलमान को ये डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए? बहुत मसीहा बनते हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ये वोट देगा मुसलमान 18% और 9% यादव वोट देगा, मुख्यमंत्री यादव बनेगा। ये मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते? क्या कारण है? अगर इनसे पूछिए तो कहते हैं कि ये गलत बोलते हैं। भाई, वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव, और जातियों का नंबर आएगा। अरे भाई, कुर्मी बचता है, मौर्या बचता है, चौहान बचता है, बिंद बचता है, राजभर आता है, और तमाम जातियां हैं, उनका नंबर कब आएगा? खाली वोट देने के मालिक के लोग बन के बैठे रहेंगे। ये बात कहिए तो उनको बुरा लगता है। और विधानसभा चुनावों में नाकाम हुए जब अखिलेश यादव, तो आपका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था कि एसी में बैठे रहने से सत्ता नहीं हासिल होती है। तो अब एसी से बाहर निकले हैं अखिलेश यादव कि अभी भी अंदर ही हैं आपके नजरिए से? अभी थोड़ा सा असर हुआ है खाली। अच्छा, आपके बयान के बाद? क्योंकि देखिए, जब आजमगढ़ और आगरा का ये रामपुर का चुनाव लोकसभा का था, मैं 45, 44, 46 डिग्री टेम्परेचर में 300 नेताओं को लेकर के आजमगढ़ में था। मैं 6 बार फोन किया अखिलेश यादव जी को कि आप आ जाओ, हम 10,000 से चुनाव हार जाएंगे, आप आ जाओगे तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये बात जब मैंने उनसे कहा तो कहा नहीं आप हो, हम चुनाव जीत रहे हैं 1.5 लाख वोट से, कभी 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। हमके नहीं, स्थिति जो भयावह है, आप आइए। लेकिन नहीं गए। तब मैंने बयान दिया कि एसी से जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। तो उसका रिजल्ट भी रहा, नहीं गए, हार गए। और आज एसी से जो निकले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकले हैं, अभी पूरा नहीं निकले हैं। ठीक है, और जो सड़क पे उतरने वाले लीडर्स हैं, शायद उनकी तरफ आपका रुझान है, तभी ऐसी खबरें भी वजूद में आ गई कि भगवा पार्टी के साथ होने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, अगर 8 लोकसभा सीटों पर सहमति बन जाती है। नहीं, हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है जी। इतनी सीट हमको कोई देगा भी नहीं है, उतनी हमारी सीटों की डिमांड भी नहीं रहती। मैं अखिलेश जी के साथ गया तो अखिलेश जी से भी मैंने यही कहा था कि भाई देखो, हम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का मान्यता प्राप्त दल कराना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कितनी सीटें चाहिए? हमको 13, हम जीत जाएंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ले जाते हमको ऐसा धोखा दे दिए और 12 प्रत्याशी अपना दिए, डमी कैंडिडेट की सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी उनका जितना दिए उसमें से आप 95% चुनाव हार गए, सब डमी कैंडिडेट थे, धोखा खाए वहां। तो हमारी ज्यादा डिमांड नहीं रहती है, हम बहुत अपने हैसियत से कम करके सीट मांगने का काम करते हैं। अच्छा, एक मुख्य धार का सवाल अब आपसे ये कि 24 के चुनाव में राजभर की तरफ जनता क्यों देखे? क्या ऐसी योजना है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिसमें अन्य दल थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे? देखिए, भारतीय समाज पार्टी ने 2017 में दिखाया कि हम बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी
325 सीट जीती। हम बीजेपी का साथ छोड़े, 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी 2017 में। जब 2022 में हम उनके साथ हुए तो 125 सीट वो जीत गए। तो एक प्रमाण हुआ कि हम जिधर गए उधर वो ताकतवर हुआ और जहां से हटे वो उसका नुकसान हुआ। तो ये हम प्रमाण जो चुनाव आयोग का है वो बता रहा हूं। और आज के तारीख में पूर्वांचल की धरती पर, चाहे आप गाजीपुर शुरू हो, चाहे चंदौली हो, चाहे बनारस हो, चाहे रॉबर्ट्सगंज हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे लालगंज हो, चाहे बलिया हो, घोसी हो, सलेमपुर हो, गोरखपुर हो, बांसगांव हो, चाहे बस्ती हो, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बहराइच हो, चाहे जो भी लोकसभा सीटें पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं, आप कहीं खड़ा होंगे तो वहां भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की ताकत दिखेगी। ये कटु सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जिनको ये विरोध करना है तो विरोध कर ही सकते हैं। जी, और कुछ अपुष्ट खबरें कुछ ऐसी भी मीडिया हाउसेस में चल रही हैं कि जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में अखिलेश से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। तो चूंकि आपसे संपर्क में तमाम अहम विपक्षी लीडर्स रहते हैं, तो कोई ऐसी जानकारी अगर आपके पास हो? जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है। उसका कारण है कि अखिलेश जी सबको साथ लेके चलने की कवायद उनके पास नहीं है कि सबको साथ लेके कैसे चला जाता है। अब वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं, हम गलत हैं। मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, जयंत भी गलत हैं। खाली इस देश में, इस प्रदेश में अखिलेश जी सही हैं। चंद्रशेखर रावण जी के साथ भी मतभेद हो गया। वो भी भाई वही बात आप बता ना कि चंद्रशेखर रावण मतलब सब गलत है, खाली वही सही है। हम अपनी बात करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो सारे देश के नेता गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही हैं। तो इसी वजह से आज जो लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, उनके जो क्रियाकलाप है उनसे असंतुष्ट होकर के लोग उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं उस बात में हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ भी रही हैं और होगा भी ऐसा। जी, चंद्रशेखर रावण जी का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा मतभेद अखिलेश यादव के साथ उनका भी सामने आया था। मीडिएटर आप बने थे, आपसे सहमति के लिए बात चंद्रशेखर रावण ने की और ऐसा कहा जाने लगा, वहां के स्थानीय पत्रकार ये दावा करने लगे कि ओम प्रकाश राजभर जी नाकाम रहे अखिलेश यादव को मनाने में कि इतनी चुनिंदा सीटें चंद्रशेखर रावण को उनकी मेहनत के गिफ्ट के तौर पर दी जाए। नहीं, देखिए, जब और सोर्सेस से चंद्रशेखर जी थक गए तो हमसे कहे, तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि देखो भाई, सरकार बनाने इनको साथ रखो, इनसे बात कर लो। तो फिर समय दिया, वो गए, बातचीत किए। तो पहले दौर की बातचीत में बात तय हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमको 5 सीट चाहिए। तो अखिलेश जी ने कहा कि 5 सीट मांग रहे हैं, हम उनको 3 सीट दे रहे हैं। हम कि अगर आप नहीं दे सकते हो तो हमारे कोटे की जो सीटें हैं 2 सीट उनको दे दो, लेकिन अपने साथ रखो। लेकिन वो भी काम नहीं कर पाए। अब वही बात आती है ना कि फिर चंद्रशेखर रावण आखिर में क्यों साथ छोड़ के चले गए। 403 सीटें हैं, आप 300 सीट लड़ते, 103 बांट देते सबको, आप ले लेते। उसमें मैंने कितना मेहनत किया, परिश्रम किया शिवपाल यादव जी को साथ ले आने के लिए, बाबू सिंह कुशवाहा को, प्रेमचंद प्रजापति को, बाबू रामपाल को, रामसागर बिंद को, तमाम दल बना करके जो 2 जिला, 4 जिला, 10 जिला, 20 जिला में काम करते थे, लोगों को साथ लाने का प्रयास किया कि भाई साथ लेकर के सरकार बनाई जाए। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम सबसे बड़ा ताकतवर है, हमारी सरकार बन रही है, किसी की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें, हम तो समझाते रहे लेकिन माने नहीं बात को। जी, और अच्छा, अखबारों की उन हेडलाइंस को क्या जवाब देना चाहेंगे जो कहते हैं कि राजभर की राजनीति सिर्फ दलितों पर ही केंद्रित है, जनरल कास्ट का सरोकार और हित राजभर साहब ध्यान नहीं रखते? थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसमें। देखिए, 100% गलत। देखिए, कमजोर के ऊपर उंगली सब लोग उठा देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक पिछड़ों का शोषण किया, हिस्सा नहीं दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों होता है, मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों होता है, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय क्यों होता है। हम आपको एक नजीर देते हैं, हम लखनऊ में हैं। लखनऊ अभी मेयर का चुनाव अलका पांडे जी लड़ी, हमारे बनारस के मेयर का चुनाव आनंद तिवारी जी लड़े, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संतोष पांडे जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पारस मिश्रा जी हैं, हमारी महिला मंच की राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव मनीषा सिंह हैं, हमारे प्रदेश के जो रजनीश श्रीवास्तव जी प्रमुख महासचिव हैं, शक्ति सिंह जी हैं, सुनील सिंह प्रवक्ता हैं,
ये हमारी पार्टी में तमाम नेता पदाधिकारी चुनाव, राणा अजीत प्रताप सिंह चुनाव लड़े शाहगंज से। अब ये कोई कहे कि अब मिली सीट हमको 8 गो, अब 8 सबको लड़ा दें खाली सामान्य वर्ग को। भाई 4 वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग, तो चारों को लेकर चलने की बात होनी चाहिए ना। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देते हैं हम। अब कहने के लिए कोई कुछ कहे उससे हमसे क्या मतलब है जी। लेकिन योजनाओं में प्राथमिकता आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं दलितों को ज्यादा? अच्छा ये बताइए, हमारी जो योजना है घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, तो क्या इसमें सामान्य वर्ग का माफ नहीं होगा? हमने कभी ये नहीं कहा कि सामान्य वर्ग का माफ नहीं होगा। हमने कहा जो गरीबों के बच्चे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो, तो क्या सामान्य वर्ग के बच्चों का उसमें अलग कर दिया जाएगा? आज अगर पूर्ण शराबबंदी होगी तो क्या सामान्य वर्ग की जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जो बच्चे प्रताड़ित हैं, क्या उनको लाभ नहीं होगा? आज अगर आधी आबादी महिलाओं की लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें हो जाए, तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें नहीं आती हैं? अगर नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए, तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें नहीं आती हैं? क्या शिक्षण संस्थाओं में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर आधी सीटें आरक्षित हो जाए, तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं उसमें नहीं आती हैं? ये कहने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को लोग कमजोर समझते हैं, इस नाते लोग कह देते हैं। जी, आपने उन सारे नैरेटिव्स का खंडन किया। एक और नैरेटिव लंबे वक्त से चलता आ रहा है, आरक्षण व्यवस्था को लेकर अलग अलग तबके अलग अलग वक्त पर अलग अलग राय देते रहते हैं। एक ये जो नैरेटिव बना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ना कि जाति के आधार पर, क्या नजरिया है ओम प्रकाश राजभर का? देखिए, मैं पार्टी बनाया 2002 में, तभी से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आज उदाहरण अगर मैं दूं तो आज दिल्ली में जितने सांसद हैं, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जितने सांसद हैं, बैकवर्ड के जितने सांसद हैं, सामान्य वर्ग के जितने सांसद हैं, आज उनको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? जी, आज जो वास्तव में पात्रता की सूची में है, जो बेचारे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन आज जो डीएम हो गया, एसपी हो गया, डीआईजी, आईजी हो गया, उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? उसके बेटे को आरक्षण क्यों मिल रहा है? भले वो दलित क्यों ना हो, गरीब कमजोर। भाई हम तो यही कह रहे हो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाए। हम तो यही बात आज 22 साल हो गया हमको कहते हुए, 1-2 दिन नहीं, लेकिन 14 साल तो कोई सुना नहीं हमारी बात को। हम सत्ता में आए तब भी बोले, सत्ता में नहीं हूं तब भी बोलता हूं, जहां होता है तहां इस बात को कहता हूं। जी, और अगर जातिगत आरक्षण खत्म होगा तो सबसे नुकसान फिर ओम प्रकाश राजभर साहब को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा दलित वर्ग नाराज भी हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। उनसे पूछिए जो रिक्शा चलाता है, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, उस बेचारे से पूछिए कि जब उसको समझाया जाता है कि अगर तुम्हारा बेटा जो पढ़ लिख के बेकार घूम रहा है, अगर उसको रिजर्वेशन मिल जाए, उसको जो है व्यवस्था मिल जाए कि आप जो मजबूत लोग हमको किनारे करके तुम्हारे बेटे को आगे किया जाए, तुम्हारी बेटी को आगे किया जाए, तो वो खुश होता कि नहीं, अगर ये ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। वो स्वागत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो तो एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाला जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ये कह दिए, ओम प्रकाश राजभर वो कह दिए। जरा धरती पर जाकर के देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सर्वे अगर करा लिया जाए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सर्वे करा लेंगे, तो जैसा कि आपने पहले ही अपने संबोधन में शुरू किया, तो ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम कुछ आपने किया, कुछ सोशल मीडिया ने किया, कुछ हमने किया, कुछ हमारे विरोधी साथियों ने किया। घर घर हम पहुंच गए हैं, हमारी विचारधारा पहुंच गई है, लोग मानने के लगे हैं, लोग ओम प्रकाश राजभर को सुनने लगे हैं। ये चीजें मैं आप लोगों के माध्यम से सुनता हूं और जानता हूं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपकी बेबाकी के लिए ही आप जाने जाते हैं सूबे की सियासत के लिहाज से। अच्छा, लव जिहाद का मुद्दा भी आजकल बड़ा जोर शोर से उठ रहा है आजकल। क्या लगता है आपको, कोई संगठन ऐसा एक्टिव है जो युवाओं का इस तरह का माइंड वॉश कर रहा, या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप अगर 4 साल या 2 साल के अंदर देखेंगे, हर 2 महीना बाद एक मुद्दा आता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन गर्माता है, फिर चला जाता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। अगर गहराई में उसके जाएंगे तो आज अगर बड़े नेता, जो बड़े लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो मुसलमानों की बेटियों, मुसलमानों को अपना दामाद बनाते हैं,
जो मुसलमानों को, जो सामर्थ्यवान लोग हैं मुसलमानों के दामाद बनाते हैं जी। ऐसा क्यों करते हैं? तब लव जिहाद नहीं होता है, तब खत्म हो जाता है। अगर वो काम गरीब, कोई गरीब किन्हीं कारणों से अगर गरीब कर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? जो सामर्थ्यवान है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी, कुल मिलाकर लव जिहाद ऐसा कहीं कोई वजूद में नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए शब्द गढ़ा गया है आपके मुताबिक। देखिए, मूल भावना देखिए, आज बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी कैसे कम हो? महंगाई चरम पे है, महंगाई कैसे कम हो? आज गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ पावें? इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर 20 दिन 25 दिन पर एक मुद्दा लाया जाता है और लोगों को सुनाया जाता है, फिर वो मुद्दा खत्म हो जाता है, फिर नया आ जाता है। यही मैं ढेर दिन से देख रहा हूं। जी, और आजकल एक फिल्म को लेकर लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर एक बड़े तबके को सख्त आपत्ति हो गई है। बॉलीवुड की फिल्मों पर संस्कृति के अपमान का भी आरोप लगने लगा है। तो क्या कहेंगे ऐसे तमाम आरोपों को लेकर राजभर साहब? देखिए, जो संविधान के दायरे में जो एक सेंसर बोर्ड बनना है, जो फिल्मों को दिखाने के लिए संस्तुति देता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है, सबसे बड़ी गलती तो उसकी हम मानते हैं। अगर उसको चाहिए कोई फिल्म रिलीज होने के पहले जब उसके यहाँ जाती है तो वो देखे कि क्या इसका समाज में कोई रिएक्शन, कोई एक्शन, समाज में कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है या बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को देख करके तब उसको अनुमति देनी चाहिए। लेकिन आजकल फैशन हो गया है कि फिल्म बन गई, बस वहां चले गए, अपना दस्तखत किए, ले जाओ दिखाओ। और दूसरा फैशन है किसी फिल्म को और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक विरोध का एक माध्यम बना दिया गया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विरोध होगा उतना ज्यादा से ज्यादा लोग उस फिल्म देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। ये दो बातें मेरे दिमाग में आती हैं। जी, डायलॉग्स को लेकर जो आपत्ति हुई वो जनता की ओर से हुई, तो उनके डायलॉग्स अगर आपत्तिजनक हैं इस तरह के, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और जानबूझ के इस तरह की शब्दावली प्रयोग की गई इस फिल्म को लेकर। तो इसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, जो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को दिखाने की अनुमति दिया, इसका मतलब कि वो उसको देखा नहीं, देखा तो उसका रिएक्शन, एक्शन समाज पे क्या होगा उसका अध्ययन नहीं किया। उन्होंने अनुमति क्यों दिया? अगर ये जनता की तरफ से बात आ रही है तो ये कहीं न कहीं ये सेंसर बोर्ड की तरफ उंगली उठ रही है कि आपने इस तरह के जो पार्ट हैं उसमें, उस सिनेमा में जो पार्ट है उस पार्ट को आपने अनुमति क्यों दिया? उसको काट के निकाल देते तो आज जनता का रिएक्शन नहीं आता। लेकिन ये सेंसर बोर्ड पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है भाई। जी, और कुछ संक्षिप्त सवाल और आपसे। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं। एक बड़ा तबका उनके समर्थन में रहता है, पर्चा दिखाकर भविष्य बता देने का दावा करते हैं। ऐसे चमत्कारी संतों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वही कलाकारी हमारे सर्कस में भी दिखाते हैं। तो जो सर्कस वाले दिखाते हैं उनको कोई नहीं मानता, बाबा दिखाते हैं तो बाबा की बात ज्यादा मान लेते हैं लोग। ये बहुत बाबा हम देखे हैं, बहुत चमत्कार देखे हैं। राम रहीम को देखा, जेल में काट रहे हैं, मजा काट रहे हैं। उनके कई बाबाओं को देखा जो जेल की हवा खा रहे हैं। बहुत चमत्कार दिखाने वाले लोग थे। जी, तो ये चमत्कार धीरेन्द्र शास्त्री जी के जेल जाने का सबब भी बन सकता है क्या? अब भाई, जो पिछला इतिहास है आप उठा के देखिए, इतना भविष्य बताने वाले थे तो ये भविष्य क्यों नहीं बता देते कि भाई देश में ये आफत इतनी आ रही है, तो ये पहले बता देते। जैसे अभी बलिया की घटना सुन रहे हैं, बड़हलगंज की घटना सुन रहे हैं, तो ये भविष्यवक्ता लोग क्यों नहीं अपनी भविष्यवाणी कर देते? ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में पहले ही बता देते कि फला प्रधानमंत्री बनेंगे, फला मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग चुनाव मत लड़िए। ऐसी इनको बता देना चाहिए, कागज मंगा करके, देख करके। जी जी, बिल्कुल वाजिब बात कही आपने, समर्थन योग्य है ये आपका नजरिया। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी आपका मौजूदा नजरिया जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव के कार्यकाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में क्या कुछ अंतर देख पाते हैं आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल आपने किया तो सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के कार्यकाल में था। हनुमान चालीसा पढ़ते थे अधिकारी,
आपको भी याद होगा मैंने कि यही अधिकारी हनुमान चालीसा। मुझे सर मालूम था आप ये बात कहेंगे, जवाब यही दे होने वाला है आपका, इसलिए मैंने तुलनात्मक सवाल किया कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में इन दोनों में किनका लॉ एंड ऑर्डर। देखिए अलग अलग सरकारें अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो गरीबों की सरकार कहते थे लोग, बसपा की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से जानी जाती थी, सपा की सरकार गुंडों की सरकार, और ये सरकार योगी बाबा जी की बुलडोजर के नाम से जानी जा रही है। गुंडों की सरकार जानी जाती रही थी, तभी भी गठबंधन कर लिया गया एसबी-एसपी की ओर से। देखिए जानबूझ के कभी कभी जहर खाया जाता है ना जी, उस जहर को आप पार्टी में रह के खत्म कर देते। देखिए जब कीचड़ को साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है, बगैर कीचड़ में हिले कीचड़ को साफ नहीं कर सकते जी। और विपक्षी एकता को लेकर भी तमाम अटकलें अलग अलग लग रही हैं। कभी अखिलेश यादव के अलग थलग चलने की खबरें भी आती हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि अखिलेश यादव विपक्षी एकता से अलग हैं, कांग्रेस रहित गठबंधन चाहते हैं, और इस तरह की बातें भी चलती हैं कि 24 के चुनावों में सभी दल एक साथ होंगे। राजभर साहब का रुख क्या होगा विपक्षी एकता को लेकर? देखिए आज भी मैं कह रहा हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, नीतीश जी, जयंत जी और सोनिया जी, ये पांचों लोग जिस दिन ऐलान करें कि हम लोग एक मंच पे होंगे और वो तारीख तय कर दें, स्थान तय कर दें, 2 घंटा पहले हमको बता दें कि राजभर जी आप भी आओ, आपकी जरूरत है यहाँ, तो ओम प्रकाश राजभर उन लोगों के मंच पर पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। ये हम गारंटी के साथ आपके मंच, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ये पांचों लोगों को इकट्ठा जिस दिन कर लें, मैं उस दिन के मंच पे आ जाऊंगा। तो क्या लेकिन स्थिति दूसरी दिख रही है ना जी। क्या कोई संपर्क कांग्रेस आला कमान से या विपक्षी नेता के किसी अहम लीडर से इस बाबत कि आप आइए, स्वागत है आपका विपक्षी एकता में? नहीं, जैसे कि अभी तो मैं बेटे की शादी में व्यस्त था जी। बेटे की शादी से खाली हुआ, अभी तक किसी का कोई न्योता नहीं आया है। न्योता आएगा तो निश्चित है उसका स्वागत करेंगे जी। और भविष्य में कांग्रेस की स्थिति को लेकर अगर कुछ नजरिया रखना चाहें आप? देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 29 दलों को मिला के सरकार चला रही है आज भी। यूपी में 3 दलों की सरकार है, और ये लोग जो विपक्षी एकता बना रहे हैं, देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई प्रदेशों में उसकी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी की बेशक सरकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उसका वोट है। बसपा और कांग्रेस एक साथ आने पर 2 बड़े प्लेटफार्म हो जाते हैं, तो उस प्लेटफार्म पर नीतीश जी आ जाते हैं, केजरीवाल जी आ जाते हैं, उनकी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, और ममता जी आ जाती हैं, अखिलेश जी हो जाते हैं, सारे लोग हो जाते हैं। तो कांग्रेस का भविष्य तो वैसे भी अगर देखा जाए तो बेहतर कांग्रेस का भविष्य है आज के तारीख में। जो बीजेपी के बाद तो कांग्रेस है पार्टी एक दिख रही है जो देश में है जी। और इसी विपक्षी एकता में मायावती, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह के नेता नहीं पूछे जा रहे हैं, उनका टोटल बायकॉट किया जा रहा है। यह सवाल मेरा मायावती जी पर केंद्रित ज्यादा है, आपका नजरिया इसमें जानना चाहूंगा। देखिए जैसे दलितों की नेता, दलितों के बीच से कोई नेता दूसरा पैदा हो, ये कभी मायावती जी नहीं चाहती हैं। वही समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी को मैं खास तौर से कहूंगा कि कोई भी पिछड़े समाज का लीडर नहीं बनने दिया, लोडर बना के रखा। किसी भी जाति का कोई लीडर नहीं बनाया, लोडर बना के रखा। लंबे समय से हम 89 से लेके अब तक पढ़ रहे हैं, 89 से लेके आज 2023 है, एक भी लीडर नहीं बनने दिया किसी जाति को। वही हाल शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स में, वही हाल बैकवर्ड में है। तो इस नाते चंद्रशेखर जी को क्यों वो नेता बनने देंगी? जी जी। और अंतिम सवाल आपसे, लंबे वक्त से अलग अलग संगठनों, तमाम संतों की ओर से और सत्ता पक्ष की भी आइडियोलॉजी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए।
आपका नजरिया हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहता है? नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये बात आई तो सभी लोगों ने बहस करके तय करके अपने देश का नाम भारत रखा। और हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या शिक्षा एक समान हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र होने से क्या देश में शराब बंद हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र होने से क्या जातिवाद जनगणना हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र होने से क्या महिलाओं की आधी आबादी उनको आधा हिस्सा मिल जाएगा? ये असंभव बात है। मेरे हिसाब से देश संविधान से चल रहा है। हम संविधान की शपथ लेकर के हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे। ये अलग बात है। अगर हिंदू की बात होती, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि देश में दो तरह के हिंदू हैं। एक बड़ा भाई हिंदू है, एक छोटा भाई हिंदू है। बड़ा भाई जो है छोटे भाई को हिस्सा नहीं दे रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? जरा इस पे हमको समझा दीजिए। जी खैर, उनका व्यक्तिगत नजरिया है, आपने अपना नजरिया रखा कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हमारा नजरिया देखिए, हमारा नजरिया है कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 18 से 22% अकेले राजभर का वोट है। और दिया लेके खोजते हैं, सिपाही दरोगा नहीं मिलता है, नाई गोणपाल प्रजापति कुम्हार बिंद केवट मल्ला नहीं मिलता है, आरक अर्घवंशी बंजारा बहलिया खंगार नहीं मिलता है। क्या कारण है? हम खाली वोट देने की मशीन है? हमको भी हिस्सा चाहिए ना। हिस्सा देने के लिए क्यों नहीं लोग बात करते हैं? ये जो पिछड़े हैं, जो देश की आजादी में छूते लोग पड़े हुए हैं, उनको मूल धारा में ला करके उनको हिस्सा देने की बात क्यों नहीं हो रही है? इससे ध्यान क्यों भटकाया जाता है? हम इसके पक्षधर हैं कि भाई अगर पहले तो इनको उस धारा में ले आइए, इनको हिस्सा तो दीजिए। आज हम कहां जाए, किसके के यहाँ दुहाई देने के लिए जाए? जी, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की बजाय पिछड़ों, वंचितों, दलितों के अहित जो हो रहा है उनके साथ, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया राजभर साहब, टीवी 9 के साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर साहब। जैसा कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी अंदाज में तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारी शुभकामनाएं उनकी भविष्यगामी योजनाओं के साथ हैं कि उनकी सभी योजनाएं समाज हित में होंगी। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।